हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। तो आज हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट एंड दैट टू इन 10 to 15 मिनट्स। इसका अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैं नीचे कमेंट्स में पिन करके जा रही हूँ एंड इसका पूरे जो नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम के लिए स्कैनर है एंड दिस इज द हैंडल सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल पर जाकर ले सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद इट एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करें कि ह्यूमंस किस तरीके के ऑर्गेनिज्म है। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं, मंडे नहीं देते हैं। हमारे में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला इवेंट है हमारे में गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमिट बनना। फिर मेल जो पार्टनर है वो फीमेल की बॉडी में गैमिट को डालेगा, इंसेमिनेशन, एंड फिर फीमेल की बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा एंड देन उसकी इंप्लांटेशन होगी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड देन जेस्टेशन फॉलोड बाय द चाइल्ड बर्थ, दैट इज पार्चुरेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज गोइंग टू बी टेस्टिस। टेस्टिस इज अ ऑर्गन जहां पर गैमिट्स भी बनते हैं, जहां पर मेल सेक्स हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो भी बच गया, एक्सेसरी डक्ट है जैसे कि एपिडाइमस, वास डेफरेंस। एक्सेसरी ग्लैंड्स है जैसे कि सेमिनल वेसिकल, पेयर्ड ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड आपकी बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। देन वी हैव द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड दैट इज पीनस। ठीक है, नेक्स्ट अपने लोग चलते हैं अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज अ टेस्टिस। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेल इन अ पाउच व्हिच इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम। ये ऐसा इसीलिए है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो एप्ट टेम्परेचर है दैट इज 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर वो मिल पाए। अगर एक टेस्टिस की शेप देखें तो ओवल इन शेप है। इसके डायमेंशंस आपको देखने पड़ेंगे, दैट इज 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। एक टेस्टिस की बात करें तो उसमें 250 लोब्यूल्स होते हैं। एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। कौन सी ट्यूब्यूल है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेस्टिस स्क्रॉटम में आउटसाइड द बॉडी है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। दे आर सराउंडेड बाय अ डेंस कवरिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज लाइन्ड बाय, अगर इसकी लाइनिंग देखें तो दो तरीके के सेल्स हैं, एक ए और एक ए। स्पर्मेटोगोनिया आर द जर्म सेल, मम्मी सेल, जो कि मियोसिस करके स्पर्मेटेड यानी कि स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। दूसरे यहाँ पर नर्स सेल्स हैं जो कि नरिशमेंट देते हैं, जिसका नाम है सर्टोली सेल। अब कुछ सेल्स इनके बाहर हैं, ये देखिए यहाँ पर बाहर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है, जिनको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में है। दे आर कॉल्ड एज अ लेडिक सेल। लेडिक सेल आर द एंडोक्राइन सेल जो कि एंड्रोजन्स बनाते हैं यानी कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। ये बात होगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आगे अपन लोग चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, क्योंकि ओवरी प्राइमरी क्यों है? क्योंकि एग भी बना रहा है, साथ में हार्मोन्स भी रिलीज कर रहा है। एक्सेसरी डक्ट में आता है फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना। एक्सेसरी ग्लैंड्स में आते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको वल्वा बोलते हैं। वल्वा में क्या क्या आ जाता है? मॉन्स प्यूबिस, मेजोरा, माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। अब फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मिलकर, ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स, ये सब मिलकर इंटीग्रेट करके स्ट्रक्चरली बहुत सारे काम करते हैं। ओव्यूलेशन करते हैं, स्पर्म्स को रिसीव कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कर रहे हैं, इंप्लांटेशन कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, बर्थ हो रहा है, हार्मोन्स बन रहे हैं, चाइल्ड केयर हो रहा है, डेवलपमेंट और फीटस हो रही है। एक्चुअली असली में सारा काम तो कौन कर रही है? फीमेल की बॉडी कर रही है। अगर फीमेल की बॉडी में वन बाय वन हर पार्ट को देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो पहला पार्ट मेरे पास आ जाता है ओवरीज। ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दे आर लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। मैं लोकेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दोबारा बता दूं, वो पेल्विक रीजन में। ओवरीज की लोकेशन कहां है? ऑन द बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ओवरी दो काम करेगी क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एक तो ओवेरियन हार्मोन रिलीज करेगी जो कि स्टेरॉइडल होते हैं एंड ओवा बनाएगी यानी कि oogenesis कराएगी। अगर ओवरी के डायमेंशंस की बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ है एंड इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विस का वॉल। याद रखेंगे, पेल्विक वॉल से कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। इट इज सराउंडेड बाय थिन एपिथेलियम। ठीक है, इस तरीके से इसके अराउंड एक पतला सा जर्मिनल एपिथेलियम होता है। अंदर की साइड में जाएंगे तो यहां पर ओवेरियन कॉर्टेक्स होगा एंड अंदर की साइड पर क्या प्रेजेंट होगा? मेड्यूला। एंड इस सारे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। तो पेरिफ्री में कॉर्टेक्स, जैसे किडनी में भी होता है, एड्रिनल ग्लैंड में भी होता है, एंड अंदर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? मेड्यूला हो जाएगा। कॉर्टेक्स में सारे फॉलिकल्स डेवलप होंगे एंड मेड्यूला के अंदर आपके रेस्ट ऑफ द चीजें सिचुएटेड होंगी। देन अपने लोग चलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो इसके पास 3 पॉइंट्स है। एक फनल शेप पार्ट विच इज कॉल्ड एज द इनफंडिबुलम, देन सेकंड पार्ट विच इज द वाइडर पार्ट जिसको एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड तीसरा बहुत पतली सी गली, नैरो पार्ट विच इज कॉल्ड एज द इस्थमस। ठीक है जी, अगर हम चाहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो तो स्पर्म्स को यहां से ट्रैवल करके और सेकेंडरी oocyte को यहां से ट्रैवल करके सेम टाइम पे एम्पुला पर होना जरूरी है, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगी। डायमेंशंस की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज कनेक्टेड, इट लास्ट फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस एंड ये भी कनेक्टेड किसकी मदद से है? विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट ओनली। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस का दूसरा नाम वूम है। वूम के अलावा इसको हिस्टेरा भी बोला जाता है। तभी यूट्रस की अगर रिमूवल की सर्जरी हो जाए तो दैट सर्जरी इज कॉल्ड एज हिस्टेरेक्टमी। यूट्रस इज आल्सो सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स एंड लिगामेंट्स की मदद से ही पेल्विस की वॉल से अटैच्ड है। यूट्रस का अगर मैं शेप देखूंगी तो इट इज इन्वर्टेड पियर शेप, उल्टी नाशपति के जैसा शेप है एंड इट ओपन्स इनटू वजाइना वाया नैरो सर्विक्स। पहले यूट्रस, ऊपर फंडस आएगा, फिर नीचे सर्विक्स आएगा और उसके बाद इट विल ओपन इनटू द वजाइना। ऐसा आप एनसीईआरटी
एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो यूट्राइन फंडस एंड दिस वन इज सर्विक्स एंड इट विल ओपन इनटू वजाइना। ये जो मेरा सर्विक्स है, ठीक है, सर्विक्स है, सर्विक्स का यहाँ पर कैनॉल बनता है सर्विकल कैनॉल। सर्विकल कैनॉल और वजाइनल कैनॉल, ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। वजाइनल कैनॉल मिलकर क्या बनाते हैं आपका बर्थ कैनॉल, क्योंकि यहीं से बच्चे का बर्थ होता है। ये मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनॉल बनाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है यूट्रस की वॉल। यूट्रस की वॉल के 3 हिस्से हैं। फर्स्ट पार्ट इज द थिन पार्ट, बाहर वाला मेम्ब्रेनस पार्ट, पेरीमेट्रियम। सेकंड पार्ट इज द थिक स्मूथ मसल से बना हुआ विच इज कॉल्ड एज अ मायोमेट्रियम। एंड तीसरा पार्ट ग्लैंडुलर। इनके लिए जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, थिन मेम्ब्रेनस, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है ड्यूरिंग द डिलीवरी। एंड एंडोमेट्रियम जो है वो सबसे अंदर वाला है, ग्लैंडुलर लेयर है। ये यूट्रस की कैविटी को लाइन करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही लेयर बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है। फीमेल की एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू इस तरीके से क्या प्रेजेंट होगा, इसको मॉन्स प्यूबिस बोलेंगे। मॉन्स प्यूबिस के ऊपर स्किन होगी, क्योंकि फैटी टिश्यू है उसके ऊपर स्किन होगी और उस पर प्यूबिक हेयर होंगे। देन जो फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो मॉन्स प्यूबिस के नीचे प्रेजेंट है, जिसके अंदर दोनों यूरेथ्रल ओपनिंग भी है, वजाइनल ओपनिंग भी है, दैट इज कॉल्ड एज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर वाली साइड क्या प्रेजेंट होगा, माइनोरा। माइनोरा जहां पर ऊपर ऐसे जुड़ रहा है, मान लो ये लेबिया माइनोरा, यहां पर जो इसका जंक्शन है, जंक्शन पे एक बहुत टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज क्लिटोरिस। देन मेरे पास क्या आता है, हाइमन। हाइमन इज द परफोरेटेड मेम्ब्रेन जो कि परसिस्ट करती है इवन आफ्टर हैविंग क्वाइटस, और ये कभी भी टूट सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ फर्स्ट क्वाइटस पे ही टूटेगी। वेजाइनल टैम्पॉन, क्वाइटस, सडन फॉल, जोल्ट, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इन सब केसेस में भी वेजाइनल मेम्ब्रेन जो है वो टूट सकती है। थोड़ा सा पार्ट हमारा मेल वाला यहाँ पर छूट गया था तो मैं अभी कवर कर ले रही हूँ। मेल के अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी डक्ट्स हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। पहले मैं डक्ट्स के बारे में बात करती हूँ। तो डक्ट में मेरे पास सबसे पहले आ जाती है, आप इस डायग्राम को देखिए, मैं डायग्राम से यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास आता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पहली डक्ट निकलती है, दैट इज ट्यूबुला इरेक्टाई। ट्यूबुला इरेक्टाई जुड़ के यहाँ पर नेटवर्क बनाती है रीटे टेस्टिस, मतलब पहले नंबर पे यहाँ पर रीटे टेस्टिस है। रीटे टेस्टिस के बाद आता है एफरेंट डक्टस विच इज वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया जुड़ के यहाँ पर क्या बना लेती है, एपिडाइमस बना लेती है, और एपिडाइमस के बाद यहाँ पर क्या बनता है, वास्ट एफरेंस बनता है, वास्ट एफरेंस बन जाता है। फिर मैं वास्ट एफरेंस को साइड व्यू से लेती हूँ, साइड व्यू कहाँ गया, ये रहा। फिर देखो यहाँ से वास्ट एफरेंस निकला, वास्ट एफरेंस विल लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड इट विल कनेक्ट विद द डक्ट कमिंग फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। ये जब सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन भी वास्ट एफरेंस से मिक्स हो जाएगा तो ये जो यहाँ पर स्पेशल डक्ट बन रही है इसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। देन यहाँ पर उसको नेक्स्ट ग्लैंड की सिक्रीशन मिलेगी विच इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बल्बोरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन मिलेगी एंड देन इट विल एंटर इनटू द पीनस विच इज द यू कैन से द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और ये यूरेथ्रा में जाकर खुल जाएगा सारा सिक्रीशन। तभी यूरेथ्रा को हमें बोलना चाहिए यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनाइटल मीटस। देन अपने आते हैं एनलार्ज एंड ऑफ द पीनस। एनलार्ज एंड ऑफ पीनस इज कॉल्ड एज ग्लास पेनिस विच इज कवर्ड बाय अ रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड एज फोर स्किन। अब आते हैं हम इसके एक्सेसरी ग्लैंड पे। देखो तीनों ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सिक्रीशन वैसे 60 to 70% सेमिनल वेसिकल से आती है एंड ये तीनों मिलकर सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं, जिसमें से फ्रक्टोज, कैल्शियम, सब बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट है। एंड मेजर लुब्रिकेशन के लिए जो ग्लैंड है वो कौन सा है आपका, बल्बोरेथ्रल यानी कि काउपर्स ग्लैंड प्रेजेंट है। आई होप वी आर डन नाउ। यस, नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं, ये कर लिया था मैमरी ग्लैंड पे। मैमरी ग्लैंड जो है वो फंक्शनल होते हैं सिर्फ मैमल्स में, ऑब्वियस सी बात है, तभी मैमल्स का नाम मैमल्स है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू है इसमें और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। अगर मैमरी ग्लैंड की बात करें तो हर ब्रेस्ट के अंदर देयर आर 50 to 20 मैमरी लोब। सबसे पहले आ जाएगा लोब। लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लस्टर ऑफ सेल जिसका नाम है एल्वेलाई। ठीक है, एल्वेलाई आ जाएगा, एल्वेलाई ने मिल्क बनाना है। मिल्क देन कहाँ पर जाएगा, आपकी मैमरी टिब्यूल्स में जाएगा। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैमरी टिब्यूल्स के बाद ये सारा मिल्क कहाँ पर जाएगा, मैमरी डक्ट में जाएगा। मैमरी डक्ट के बाद कहाँ पर जाएगा, मैमरी एम्बुला में जाएगा एंड लास्ट में किसके पास आ जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, लत दाल ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। एंड देन द मिल्क इज नॉट सक्ड आउट। सक्ड आउट पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, न्यू एनसीईआरटी में इसके लिए वर्ड चेंज हो गया है, मिल्क इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम हेयर। ठीक है, यहाँ से मिल्क को एक्सप्रेस किया जाता है एंड निपल से वो मिल्क बाहर आ जाएगा। निपल के अराउंड जो डार्क कलर स्किन होती है उस डार्क कलर स्किन को अपन लोग क्या बोलते हैं, एरियोला। एंड पीछे जरूर याद रखिएगा कि कौन सी वाली मसल यहाँ पर प्रेजेंट है, पेक्टोरालिस मेजर मसल प्रेजेंट है एंड देन रिब्स एंड दीज आर द मसल बिटवीन द रिब्स। ओके, तो ये बात होगी मैमरी ग्लैंड की। देन अपने लोग आ जाते हैं गैमेटोजेनेसिस पे। गैमेटोजेनेसिस मेल और फीमेल में अलग होती है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, फीमेल में oogenesis जो कि बिफोर बर्थ चालू हो जाती है। तो मेल में अगर मैं बात करूं तो मेल में बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं। टेस्टिस में इमेच्योर जर्म सेल जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये क्या करते हैं, अंदर की वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इस तरीके से क्यूबॉइडल सेल की फॉर्म में लाइंड है। इनके पास कितने क्रोमोसोम होंगे, जैसे कि मैंने बताया 2n = 46। देन ये माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस करके क्या बना लेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि इसके पास भी क्या होगा, 2n = 46। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है 2n = 46 वाला, ये आगे अपनी फर्स्ट मियोसिस करेगा। फर्स्ट मियोसिस करके क्या बना लेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब आपको पता है फर्स्ट मियोसिस इज एक्चुअली द रिडक्शनल डिवीजन, तो n = 23 बन चुका है।
फिर ये आगे क्या करेंगे, अपनी सेकंड मियोसिस करेंगे एंड सेकंड मियोसिस करके क्या बना लेंगे, ईच प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज गोइंग टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पर्मेटेड। लेकिन स्पर्मेटेड अभी भी दिख नहीं रहा है स्पर्म की तरह, यानी कि इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे और इसमें स्पर्मियोजेनेसिस होगी। क्या होगी, स्पर्मियोजेनेसिस होगी और ये बन जाएगा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ यानी कि कितने बने, n = 23 वाले बने, यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की एक मियोसिस से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। यानी कि अगर मुझे 100 स्पर्मेटोजोआ बनाने हैं तो मैं कितनी बारी मियोसिस करूं, कितनी मियोटिक डिवीजन करूं, 25 बारी करूंगी, है ना, राइट, क्योंकि एक से अगर 4 बन रहे हैं तो 25 से मेरे पास 100 बन पाएंगे। ओके, तो इस तरीके के सवाल आपको आ सकते हैं। फिर जब स्पर्म बन जाएगा तो ये अपने आप को सर्टोली के हेड में घुसा लेगा। व्हेन सर्टोली का हेड विल रिलीज दिस स्पर्म्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन, जिसपे पिछले साल सवाल भी आ चुका है। ये सब कुछ कब चालू हुआ, जब मेल ने प्यूबर्टी हिट की। क्यों चालू हुआ, क्योंकि प्यूबर्टी के समय पर हाइपोथैलेमिक हार्मोन बढ़ा, दैट इज जीएनआरएच ने एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला भैया एलएच और एफएसएच रिलीज करो। एफएसएच ने एक्ट किया सर्टोली सेल पे, सर्टोली सेल ने स्पर्मियोजेनेसिस कराई, एंड एलएच ने एक्ट किया लेडिक सेल पे, लेडिक सेल ने एंड्रोजन रिलीज कराई क्योंकि एंडोक्राइन सेल है, एंड जिसने स्पर्मेटोजेनेसिस यहां पर कराई। प्लीज पे अटेंशन टू द डायग्राम में जो लेबलिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म इज कंप्लीटली लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके पास एक तो हेड वाला पार्ट होगा, हेड में न्यूक्लियस होगा n = 23 वाला, हेड की टिप पे एक्रोसोम होगा जिसके पास स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होंगे जिसमें एंजाइम्स है जो कि एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेंगे। देन इसके पास नेक होगा, नेक में प्राइमरी एंड सेकंड प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल होता है, एंड देन इसके मिडल पीस के पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूं ह्यूमन मेल कितने स्पर्म्स इजैकुलेट करता है, 200 to 300 मिलियन पर इजैकुलेट, यानी कि 2.5 to 3 ml सीमेन निकलता है एक बारी में, 2.5 to अप्रॉक्सीमेटली 3 ml निकलता है, तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 60% ऑफ दिस शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% शुड हैव नॉर्मल मोटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अगर बात करें जब एक बार स्पर्म निकल गए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से आगे आए, देन एपिडाइमस, वास डेफरेंस, प्रोस्टेट, इन सबका सिक्रीशन बहुत जरूरी है ताकि मेरे बच्चों स्पर्म मैच्योर हो पाए एंड स्पर्म मोटाइल हो पाए। देन सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म का सिक्रीशन मिलकर क्या कहलाता है, सीमन। सीमन विल कम आउट थ्रू द यूरिनोजेनाइटल मीटस। ठीक है जी, सो दैट इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इसका हमने गैमीट फॉर्मेशन भी कर लिया। अब हम गैमीट फॉर्मेशन करते हैं फीमेल में, विच इज कॉल्ड एज oogenesis। oogenesis प्यूबर्टी पे चालू नहीं होती, oogenesis चालू हो जाती है आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे मेरे पास मिलियंस ऑफ oogonia बन जाते हैं एंड बर्थ के बाद कोई भी oogonia ऐड नहीं होता है। फिर ये oogonia अपना मियोसिस 1 चालू करते हैं और प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन स्टेज के ऊपर अरेस्ट होके क्या बन जाते हैं, प्राइमरी oocyte। अभी ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक फीमेल का बर्थ होगा, फीमेल का पूरा बचपन निकलेगा एंड उसके बाद प्यूबर्टी हिट करेगी। जैसे ही प्यूबर्टी हिट करेगी तब उसकी मियोसिस जो है वो पूरी होगी। ठीक है, मियोसिस पूरी होगी एंड मियोसिस पूरी होने के बाद वो क्या बना लेगी, प्राइमरी oocyte से क्या बना लेगी, एक बार मैं फॉलिकुलोजेनेसिस से बाद में आऊंगी, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनाएगी एंड साथ में एक पोलर बॉडी बनाएगी। फिर ये जो हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte है इंतजार करेगी किसका, स्पर्म का। जैसे ही स्पर्म इसको टच करेगा उसके बाद दे विल कंप्लीट देयर मियोसिस 2 एंड मियोसिस 2 करके ये बनाएंगे आपका सेकेंड पोलर बॉडी एज वेल एज सेकेंडरी oocyte एज वेल एज ओवम। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे जो मेरा डिटेल वीडियो है ना उसको जरूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं फॉलिकुलोजेनेसिस की बात करूं तो मेरा जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, प्राइमरी फॉलिकल में मेरे पास जो oocyte है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी फॉलिकल में oocyte है वो भी प्राइमरी है एंड टर्शरी फॉलिकल में जो oocyte है वो सेकेंडरी है। ये चीज याद रखनी है। अब मेरे पास कितने प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, लाखों प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, लेकिन प्यूबर्टी के वक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने रह जाते हैं, 60,000 to 80,000 रह जाते हैं। यानी कि फॉलिकल कम होते जा रहे हैं समय के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेजिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर अट्रेजिया। अब एक फॉलिकल कैसा दिखता है, oocyte के अराउंड ग्रैनुलोसा सेल, फिर सेकेंडरी में ग्रैनुलोसा सेल के अराउंड थीका सेल क्लियर आ जाती है, टर्शरी में थीका डिवाइड हो जाती है, थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना, एंड टर्शरी के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाती है। उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी का क्या नाम है, एंट्रम। क्या नाम है, ये लिखा है एंट्रम। सो यहाँ से क्लियर होता है कि टर्शरी कौन सा है। ये फोटो बनी हुई एनसीईआरटी में, ये आपको चेंज करना है। ओल्ड एनसीईआरटी में ओवम था बट न्यू एनसीईआरटी में इसको ठीक कर दिया गया है कि ओव्यूलेशन किसकी होती है, सेकेंडरी oocyte की होती है। आप नोटिस करें प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में ये कैविटी है, कैविटी विच इज कॉल्ड एज एंट्रम। यहां से पता चलता है कि भैया ये क्या है, टर्शरी फॉलिकल। देन मैच्योर ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन की ही क्या होती है, ओव्यूलेशन होती है। ठीक है, तो ये बात होगी oogenesis की, ये डिफरेंस दिया हुआ है। देन अपने लोग चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज अ साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो कि सारे प्राइमेट मैमल्स में होता है, जिसमें मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम लोग बोलते हैं मेनार्क, जो कि प्यूबर्टी पे चालू होता है। लास्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। कई बार बीच में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन बंद भी हो जाता है। प्राइमरी रीजन फॉर एमेनोरिया यानी कि मेंस्ट्रुएशन के बंद होने का रीजन प्राइमरी क्या है, प्रेगनेंसी, बट कई बार स्ट्रेस, पुअर हेल्थ की वजह से भी हो जाता है। ठीक है जी, अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को यहां से आपको दिखाऊं तो बिल्कुल
1-2 मिनट में ही समझा सकती हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस में और ओवरी में कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। यूट्रस में फॉर एग्जांपल आपको 3 to 5 डेज के लिए पीरियड्स आए, मेंस्ट्रुएशन हुई। अब अगले कुछ दिनों के लिए आपका प्रोलिफरेशन चालू होगा। प्रोलिफरेशन का मतलब है दोबारा से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ग्रो होगी, फिर उसके बाद वो मोटी होगी एंड देन उसके बाद वो फिर से टूटेगी अगले साइकिल में। तो जब पीरियड्स आ रहे हैं दैट इज मेंस्ट्रुएशन, जब ये दोबारा ग्रो कर रही है प्रोलिफरेशन, एंड जब इसमें और सिक्रीशंस आ रही है तो सिक्रीटरी फेज। ये नाम आए हैं यूट्राइन के हिसाब से। अब नाम ओवरी के हिसाब से क्या आए हैं? शुरुआत से लेकर 14वें दिन तक आपका फॉलिकल मैच्योर होता है तो फॉलिकुलर फेज हो गया। देन यहाँ पर ओव्यूलेशन हुई 14वें दिन से हल्का सा पहले या 14 डे ले लो, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। एंड देन ओव्यूलेशन के बाद जो ग्रैनुलोसा सेल बच गए उन्होंने येलो बॉडी बना ली जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, तो नाम हो गया ल्यूटियल फेज। ये सब 4 हार्मोन्स के हेरफेर की वजह से हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है आपका LH और FSH पिट्यूटरी में बढ़ता है, साथ ही में फॉलिकल्स रिलीज करते हैं यहाँ पर एस्ट्रोजन। आप नोटिस करिए एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। दिस एस्ट्रोजन इज गोइंग टू गिव पॉजिटिव फीडबैक टू द LH एंड FSH, जिसकी वजह से ये अपनी सर्च पे जाएंगे। यहाँ पर LH अपनी पीक पर जाएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? ओवुलेशन हो जाएगी। ओवुलेशन हो गई, यहाँ पर क्या बच गया? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम 2 चीजें रिलीज करता है, एक तो प्रोजेस्ट्रॉन, तो प्रोजेस्ट्रॉन की यहाँ पर पीक देखिए, एंड साथ में क्या रिलीज करता है आपका? एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। साथ में क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। लेकिन ये वाला जो एस्ट्रोजन है ये यहाँ पर जाकर नेगेटिव फीडबैक देता है। कैसी फीडबैक देता है? नेगेटिव फीडबैक, जिसकी वजह से ल्यूटियम LH भी कम हो रहा है, FSH भी कम हो रहा है। अब अगर LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम होगा तो ल्यूटियल जिंदा कैसा रहेगा? यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे क्या करेगा? रिग्रेस हो जाएगा। अगर कोई तुमसे पूछे एक्चुअली में मेंस्ट्रुएशन होती क्यों है? प्रोजेस्टेरॉन के कम होने की वजह से होती है। अगर प्रोजेस्टेरॉन हाई रहे, प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, तो यार ये सिक्रीशन यहाँ पर बढ़ती जाएगी। अगर कोई तुमसे पूछे रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम किस वजह से होता है, तो तुम बोलोगे यहाँ पर एंडोमेट्रियम टूटी, रिपेयर तो कौन करा रहा है? एस्ट्रोजन करा रहा है। अगर कोई तुमसे पूछे तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर कोई तुमसे पूछे अगर तुम्हें अपनी मेंस्ट्रुएशन रोकनी है, डिले करनी है, पोस्टपोन करनी है, तो पोस्टपोन करने के लिए किस हार्मोन का अमाउंट ज्यादा रखोगे? भैया जब तक प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा तब तक तुम्हारी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। तो अगर तुम्हें डिले कर रही है तुम प्रोजेस्टेरॉन पिल्स ऑब्वियसली अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ अ डॉक्टर, अगर तुम वो लोगे प्रोजेस्टेरॉन को किस तरीके से हाई करोगे तो तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन कुछ टाइम के लिए डिले हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन आपको पता है, साफ सफाई रखनी है, बात लेना है, एंड सैनिटरी नैपकिन को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना है, हर 4 से 5 घंटे में चेंज करना है। देन मान लीजिए सेम टाइम पर एम्पुला वाले हिस्से में स्पर्म्स भी आ गए हैं, ओवा भी आ गया है, साइमल्टेनियसली आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन होनी है तो स्पर्म को, भैया एक स्पर्म नहीं आ रहा, बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं कैपेसिटेशन करने के बाद इन द यूट्रस। कैपेसिटेशन यूट्रस में होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है, और फिर स्पर्म जाते हैं एम्पुला की तरफ। अगर वहां पर उस समय सेकेंडरी oocyte है तो वो लड़ाई करेंगे, वो फाइट करेंगे कि मैं अंदर जाऊंगा। तो सबसे पहले जो एक्रोसोम है वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा जिसका नाम है स्पर्म लाइसिन। उसने कोरोना रेडिएटर को तोड़ा, उसने बीच के हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ा, उसने जोना पेलिसिडा इज ए सेलुलर लेयर, इसमें कोई भी सेल नहीं होता, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बनी होती है और प्राइमरी मेम्ब्रेन है, मतलब खुद ये स्ट्रक्चर ये मेम्ब्रेन बना रहा है, बाहर से कोई नहीं बना रहा। तो इट्स अ प्राइमरी मेम्ब्रेन, ए सेलुलर, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, तो जोना कोरोना रेडिएटर को तोड़ा गया, जोना को तोड़ा गया, हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ा गया और अंदर पहुंचा गया। जैसे ही स्पर्म मेरे बच्चों यहां पर टच करेगा वैसे इसका मियोसिस टू कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस टू कंप्लीट हुआ तो आपको पता है सेकंड पोलर बॉडी और साथ में ओवम बन जाएगा। अब जैसी फर्टिलाइजेशन हो, स्पर्म अंदर पहुंचा, आपकी मियोसिस टू कंप्लीट हुई, फर्टिलाइजेशन के वक्त प्रो न्यूक्लियस ऑफ मेल इज गोइंग टू फ्यूज विद द प्रो न्यूक्लियस ऑफ फीमेल व्हिच इज कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। इसी समय पर डिसाइड हो जाएगा भैया सेक्स ऑफ द चाइल्ड क्या होने वाला है। अगर तो मेल एक्स वाला आया तो लड़की पैदा होगी, अगर मेल वाई वाला आया तो लड़का पैदा होगा। यानी कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड? इट इज नॉट द मदर, इट इज एक्चुअली द फादर। ठीक है। एंड अनलाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, जितनी भी डिवीजन oogenesis में हो रही है वो अनइक्वल डिवीजन हो रही है, वो डिसकॉन्टिन्यूस डिवीजन हो रही है, क्योंकि जो पोलर बॉडी बनती है वो छोटी बनती है, जो ओवम बना रहे हैं जिसको ऊटेड भी बोल रहे हैं वो बड़ा बनता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम चाहते हैं सारा का सारा साइटोप्लाज्म किसको दे दें? ऊटेड को दे दें। यस, चलो मान लो हो गया। अब सिंगल सेल स्ट्रक्चर बन गया जाइगोट आगे डिवाइड करके 2 सेल 4 सेल 8 सेल बन जाएगा। अभी जो छोटे छोटे सेल है इनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। 8 to 16 सेल स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? मोरुला के बाद ये जो स्टेज बन रही है, कैन यू सी दिस स्टेज? दिस इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि इसमें सराउंडिंग सेल्स क्या है? ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं। अंदर वाले सेल क्या है? इनर सेल मास। अगर कोई पूछे इसमें एक्चुअली बेबी कौन बना रहा है तो तुम बोलोगे बेबी कौन बनाता है? इनर सेल मास बेबी बनाता है। ठीक है, तो बाहर के सेल क्या कर रहे हैं? ट्रोफोब्लास्ट क्या कर रहा है? ट्रोफोब्लास्ट कोरियोनिक विल्लाई बनाएगा जो कि प्लेसेंटा का पार्ट बनेगा। ठीक है जी, यस। ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये वो स्टेज है जहां पर अटैचमेंट होगी, इम्प्लांटेशन होगी। तो आपको याद रखना है इम्प्लांटेशन क्या जाइगोट की होती है? नो। मोरुला की होती है? नो। किसकी होती है? ब्लास्टोसिस्ट की होती है। और तब द प्रेगनेंसी इज एक्चुअली एस्टैब्लिश। मान लो प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो गई है तो पहले 3 महीने बड़े क्रूशियल हैं, क्योंकि इस समय मेजर ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। 3 महीने के बाद कोरियोनिक विल्लाई और मेटर्नल पार्ट मिलकर क्या बना देते हैं? आपका न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड एंडोक्राइन टिश्यू बनाते हैं जिसका नाम है प्लेसेंटा। ये पूरी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, लेकिन बनता 3 महीने के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद है। और इस तरीके से प्लेसेंटल विल्लाई, कोरियोनिक विल्लाई यहाँ पर दिखाई आपको देते हैं। तो प्लेसेंटा का काम क्या है? प्लेसेंटा का काम है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन,
रिलीज करना, वेस्ट को ले लेना, एक्सक्रीटरी वेस्ट CO2 को ले लेना बच्चे से, एंड वहां पर कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करना। मेजर हार्मोन इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। एक्चुअली में ये हार्मोन पहले भी रिलीज होता है जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट में आपको पता है एक लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, ये भी क्या सिक्रीट करती है? HCG। HCG इज दैट हार्मोन जो कि एक्चुअली में प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव टेस्ट देता है। जब आप यूरिन टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं इम्प्लांटेशन होने के बाद, तो HCG ही डिटेक्ट होता है। पहले काम ट्रोफोब्लास्ट करता है, बाद में काम किसका हो जाता है? प्लेसेंटा का हो जाता है। तो HCG रिलीज किया, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, HPL रिलीज किया, एस्ट्रोजन रिलीज किया, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किए। तुम नोटिस करो पहले एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता था? ओवरी। अब ये किसका काम हो गया? प्लेसेंटा काम। इसी समय पर HCG, HPL और एक और हार्मोन रिलैक्सिन रिलीज होता है, बट रिलैक्सिन प्लेसेंटा से नहीं ओवरी से रिलीज होता है। लेकिन ये 3 हार्मोन ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में ही रिलीज होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी रिलीज होता है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई आपकी प्लेसेंटा की। एंड देन आपसे पूछा जाता है प्लेसेंटा का जो कनेक्शन है वो किस तरीके से है बच्चे के साथ। तो आप बोलेंगे प्लेसेंटा का जो कनेक्शन है वो है विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड में किसका ब्लड होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड में किसका ब्लड होता है? तो तुम बोलोगे, ओहो एक मिनट, तुम बोलोगे अम्बिलिकल कॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ 110% फीटल ब्लड होता है, मम्मी ब्लड नहीं होता है। ठीक है जी, तो मदर के ब्लड से इन सब के अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सब का लेवल प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा ये सब याद कर लेगा, कॉर्टिसोल भी याद कर लेगा, प्रोलैक्टिन भूल जाएगा, थायरॉक्सिन भूल जाएगा। इन सब का लेवल भी इंक्रीज होता है मम्मी के ब्लड में फॉर सम चेंजेस इन द मदर, फीटल की ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो रिमेंबर, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन एज वेल एज प्रोलैक्टिन। ओके जी, देन हमने बनानी है एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है बिकॉज वी आर ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जो कि फ्यूचर में सारे टिश्यूज बनाएंगी। एंड इनके पास क्या होंगे? स्टेम सेल होंगे जिनके पास पोटेंसी है, जो कि सारे टिश्यूज बनाने का पोटेंशियल रखती है। फिर बात आती है जेस्टेशन पीरियड की। जेस्टेशन पीरियड टोटल 9 महीने का पीरियड होता है। इसमें किस महीने क्या बन रहा है? तो जो डेटा एनसीईआरटी में बस उतना ही याद रखेंगे कि फर्स्ट मंथ में बच्चे का हार्ट बन जाएगा, आप सुन भी सकते हैं। देन सेकंड मंथ के एंड में लिम्स एंड डिजिट्स बन जाएंगे। मैच द फॉलोइंग सवाल आता है। थर्ड मंथ के एंड यानी कि 12 वीक्स के एंड में आपके मेजर ऑर्गन्स बन जाएंगे, जेनाइटल ऑर्गन्स बन जाएंगे एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स विल बी फॉर्म। फिफ्थ मंथ के एंड में बच्चा फुटबॉलर बन जाएगा और उसके सर पे बहुत सारे बाल आ जाएंगे और रोनाल्डो मेसी लगने वाला है। देन सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में बॉडी पूरी बालों से भर जाएगी, आईलिड सेपरेट हो जाएंगे, आईलैशेस सेपरेट हो जाएंगी एंड 9 महीने के बाद बच्चा पूरा रेडी हो जाएगा डिलीवरी के लिए। डिलीवरी के बाद हमें डिलीवरी एक्चुअली में करानी है पार्चुरेशन। इसको कराने के लिए हमारे पास जो रिफ्लेक्स है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म विच इज द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिसका जो सिग्नल आता है वो 2 चीजों से आता है। एक आता है फ्रॉम फुली फॉर्म्ड फीटस एज वेल एज फ्रॉम प्लेसेंटा। सिग्नल आने के बाद बेटा मेटर्नल पिट्यूटरी में से क्या रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जो कि और पॉजिटिव फीडबैक देगा मेटर्नल पिट्यूटरी को कि भाई तू और ऑक्सीटोसिन रिलीज कर, जिससे बेबी एक्सपेल हो। बच्चा तो बाहर आ गया, सर्विक्स डायलेट हुआ, बच्चा बाहर आ गया, बट क्या प्लेसेंटा अंदर रह जाएगा? नो, प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट, क्योंकि हमारा प्लेसेंटा डेसिडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा है, झड़ जाता है, बाहर निकाल देते हैं। बच्चा होने के बाद अब बच्चे को फीडिंग करने का समय आता है। मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको लैक्टेशन कराए। लैक्टेशन में ब्रेस्ट फीडिंग होती है एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज जो पहले 3-4 दिन ब्रेस्ट मिल्क निकलता है दैट इज कोलेस्ट्रम, इट इज वेरी मच रिच इन एंटीबॉडीज एंड दैट इज IgA। IgA एक एंटीबॉडी जो कि कोलेस्ट्रम के द्वारा बच्चे को मिलती है एज अ पैसिव इम्यूनिटी। एक एंटीबॉडी प्लेसेंटा भी देता है, एक एंटीबॉडी प्लेसेंटा के द्वारा भी बच्चे, प्लेसेंटा देता नहीं मतलब प्लेसेंटा के द्वारा क्रॉस होती है एंड दैट एंटीबॉडी इज IgG। तो बच्चे को बिफोर बर्थ IgG मिली प्लेसेंटा को बैरियर को क्रॉस करके एंड आफ्टर बर्थ बच्चे को हमने कोलेस्ट्रम में कौन सी दी? IgA दी। दोनों ने बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी दी एंड वाई दिस द बेबी विल सर्वाइव एंड इन फ्यूचर। तो ये था यार आज का सेशन। नोट्स चाहिए तो यहाँ से ले लेना, टेलीग्राम पे जाकर ले लेना एंड अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग इट। अब 15 से 20 भी हो सकते हैं, 15 के 10 भी हो सकते हैं, तो प्लीज डोंट फाइट फॉर दिस एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ये सीरीज पूरी चलती रहेगी, नीचे में प्लेलिस्ट दे रही हूँ, डिटेल में पढ़ रहे हैं एंड नीट 2026 को डेफिनेटली फोड़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज, अच्छा लगा तो लाइक करना।